हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से पार्ट 12 करेंगे। अब इसमें हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन का तीसरा टाइप करेंगे। अब ये जो तीसरा टाइप है, ये औसत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आएंगे। ठीक, तो सबसे पहले औसत की हम डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला होता है उसको जानेंगे, तब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो औसत को इंग्लिश में बोला जाता है एवरेज। ठीक है, इसको इंग्लिश में एवरेज बोला जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल योग अपॉन कुल संख्या, कुल योग बटे में कुल संख्या। अब इसका एक ही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के बेस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुल योग किसका योग, जैसे जितने भी नंबर हमें दिए होंगे उनका योग, और बटे में जितने भी नंबर दिए होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें कहीं पे दिया है 1, 2 और 3, और अगर हमें इन तीनों नंबर का औसत निकालना है। देखो, औसत को बोलचाल की भाषा में बीच का अंक भी कह सकते हैं। इसको ऐसे लिख देना, बीच का अंक। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये तो देखो छोटे नंबर हैं, तो इनमें आप पता लगा सकते हैं बीच का अंक कौन सा होगा। देखो, इन दोनों के बीच में ये आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बीच का अंक यही है तो यही औसत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसके पहले भी एक नंबर है और इसके बाद भी एक नंबर है, तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले से अगर हम इसको निकालें तो औसत बराबर कुल योग, मतलब ये जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं इनका कुल योग, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कुल योग हो जाएगा 6, और बटे में कुल संख्या। टोटल नंबर कितने हैं, 3। मतलब कितने नंबर हैं, 1 2 3, तो टोटल 3 नंबर हैं, तो बटे में 3 हो जाएगा। अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे होगा 2। अब देखो, यहाँ से भी वही चीज़ मिल रही है, यहाँ से भी वही चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो ये छोटे नंबर हैं इसीलिए मैंने इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। मतलब यहाँ पे बड़ी आसानी से बता दिया कि बीच का अंक ये है। अगर बड़े नंबर होते तो तब कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक, तो फार्मूला तो आप समझ ही गए होंगे। अब देखो, इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ 1 2 3 और 4, अगर मुझे इसका बीच का अंक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। देखो, आप देख रहे होंगे कि टोटल 4 अंक हैं, जबकि इसके बीच में कैसे निकालेंगे, ये तो नहीं हो सकता, ना ही ये वाला हो सकता है। तो इनके 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आएगा, क्योंकि इसके पहले भी उतने ही नंबर होने चाहिए जितने इसके बाद के हैं। ठीक है, तो कुल योग मतलब इन सबको जोड़ दो, जो 4 और 3 7, 8 9 और 1 10, तो टोटल हो जाएगा 10, और बटे में 1 2 3 4, टोटल 4 नंबर हैं तो बटे में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5। तो 2.5 कहाँ पे आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, जो कि यहाँ पे होगा। अब आप देख रहे होंगे कि इन चारों अंकों का औसत आया 2.5। इससे पहले भी उतने ही नंबर हैं, इसके बाद भी उतने ही नंबर हैं, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक s से किस रूप में संबंधित होगा। अब देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो नॉर्मल मेथड होगा उससे करेंगे, और एक जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं इसको ये वाले मेथड से सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। इसमें दिया है कि 5 क्रमिक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो 5 क्रमिक पूर्णांक का मतलब क्या है कि जो इनका औसत आएगा वो बीच में इस प्रकार से आएगा, और 5 हैं तो 2 अंक इधर आएंगे और 2 अंक इधर आएंगे। ठीक है, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक और चौथा अंक और पाँचवा, 1 2 3 4 5, तो औसत मतलब बीच में इनका आएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो योग है वो s हमें दिया गया है। अब देखो, औसत में क्या होता है, कुल योग, तो कुल योग हमें दिया गया है कि s है। ठीक है, और बटे में कुल संख्याएं कितनी हैं, क्योंकि 5 क्रमिक नंबर हैं तो बटे में हो जाएगा 5। तो इसका मतलब जो औसत हमारा निकाला, जैसे यहाँ पे औसत मतलब बीच का अंक जो निकला वो यहाँ से भी हमने 2 निकाला था ना, तो मतलब ये है बीच का अंक। तो यहाँ पे बीच का अंक ये वाला था जो कि हमने यहाँ से निकाला, s/5 है। ठीक है, s/5 हो गया। अब इसमें दिया गया है कि क्रमिक नंबर हैं, मतलब क्रम से आने वाले। जैसे अगर एक पहला नंबर है तो अगला, उसके बाद क्या आता है, 2 आता है, उसके बाद क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो अब देखो 2 कैसे निकालूंगा। अगर मुझे ये वाला पता है तो 2 कैसे निकालूंगा, क्योंकि क्रम से आ रहे हैं तो इनमें एक एक ऐड करते हैं, यहाँ पे भी एक एक ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 + 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। अब 2 + 1 करेंगे कितना मिलेगा, 3। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही करेंगे। अगर मुझे ये वाला नंबर मिल गया तो ये वाला नंबर कैसे मिलेगा, क्योंकि क्रम से आ रहे हैं तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा s/5
+1। अब अगर मुझे ये वाला नंबर चाहिए तो ये हो जाएगा s/5 +1 ये है। अब इसमें भी एक ऐड करेंगे तभी ये वाला मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1। तो कितना हो गया ये s/5 + 2। अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है, सबसे बड़ा पूर्णांक निकालना है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक तो ये वाला होगा ना, और इसकी वैल्यू हमने ये वाली निकाल दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s/5 दूनी 10/5। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। करना क्या है, पहले औसत यानी बीच का अंक निकाल दिया, s/5 है, और फिर क्योंकि 5 नंबर है तो 2 नंबर आगे होंगे 2 नंबर पीछे होंगे। अब क्योंकि क्रम से आ रहे हैं तो +1, और क्योंकि हमें क्या निकालना है, 5वां या सबसे बड़ा नंबर निकालना है, तो +1 एक और बार करेंगे तो ये हमारा आंसर निकल गया। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि क्योंकि 5 क्रमिक नंबर हैं, अब देखो मान लीजिए पहला नंबर x है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे x मानता हूँ तो अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि मैंने बोला ना क्रम से आने वाले नंबर +1 ऐसे ऐड करते हैं, तो अगला नंबर होगा x+1, फिर अगला नंबर होगा x+1, ये हो गया, इसमें भी एक ऐड करेंगे तो x+2, फिर x+3, और ये हो जाएगा x+4। तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँच नंबर हो गए। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 5 क्रमिक नंबर जो पूर्णांक है इनका योग हमें दिया है, मतलब अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो योग कितना आ रहा है, हमारा योग आ रहा है s के बराबर। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, देखो जोड़ के कितना आएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 तो x आ रहा है। ठीक है, और प्लस में नंबर कितने हैं, 1 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 बराबर कितना होगा, यहाँ पे s है तो यहाँ पे s हो जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि वैल्यू हमें s में चाहिए तो x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे है x+4, तो x की वैल्यू चाहिए होगी, तो इसके लिए इसको इधर लेके आओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ये हो जाएगा s, 10 को इधर लेके आएंगे तो s-10, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो s-10/5 ये हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा s-10 और बटे में 5 प्लस ये हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो s-10 प्लस, अब 5 यहाँ है तो इसको मतलब भिन्न को सॉल्व करेंगे तो हर समान करना पड़ता है, तो यहाँ पे 5 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे तो 5 चौको 20 और बटे में हो जाएगा 5। तो आप देख रहे होंगे s बराबर 20 में से 10 माइनस करेंगे तो ये प्लस में 10 बटे में 5। तो देखो वही चीज़ आ रही है ना, वही चीज़ आ रही है जो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखो ये थोड़ा लंबा मेथड है बट ये लॉजिकल है, मतलब जैसे क्वेश्चन में हमें दिया गया है वैसे ही हमने सॉल्व किया, तब हमने अपना आंसर निकाला। बट ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट है, इसके आप आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक, तो जो भी तरीका आपको समझ में आया उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि ऐसे 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। तो ऐसी क्रमिक मतलब क्रम से आने वाले नंबर हैं। ठीक है, तो क्रम से आने वाले नंबर, पहला मान लीजिए x है तो अगला हो जाएगा x+1 और अगला हो जाएगा x+2, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना कि क्रम से आने वाले, मान लीजिए पहला नंबर 1 है तो अगला होगा 2, अगला होगा 3। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि 1 हो, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे 4 हो सकता है तो अगला होगा 5, फिर होगा 6। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 है तो अगला नंबर, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 आएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 आएगा। अगर यहाँ पे 4 है तो ये 4 अगला जोड़ेंगे, इसमें 4 + 1 5 और 5 प्लस ये कितना 4 + 2 कितना होगा 6। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये हमने ले लिया। अब इसमें दिया है कि जिसमें पहली संख्या का 2 गुना, पहली संख्या ये हमने मानी है तो इसका 2 गुना। ठीक है, दूसरी संख्या का 3 गुना, ठीक है, इसका 3 गुना, तीसरी का 4 गुना तो इसका 4 गुना कर दो, 4 गुना जोड़ने पर। ठीक है, इनको जोड़ दो, कितना होता है 191 हमें प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये इसका गुणा करेंगे तो 3x, इसका गुणा यहाँ पे करेगा प्लस में 3, यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 191। ठीक है, अब x को अलग जोड़ दो तो 3 और 2 5 और 4 9, तो 9x बराबर 8 और 3 कितना होगा 11, तो 11 ये हो जाएगा बराबर 191। राइट हैंड साइड में जाएगा तो -11 हो जाएगा। अब 9x बराबर हो जाएगा 180। अब x की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी, 9 दूनी 18, मतलब x की वैल्यू आ रही है 20। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें 3 क्रमिक संख्याएं निकालनी है। तो पहली संख्या 20 आ गई,
तो अगली संख्या कितनी आएगी 21 और अगली कितनी आएगी 22, तो 20, 21, 22 हो जाएगी, मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 80 और 90 के बीच में पूछा है, तो सबसे पहले देखो 1 से लेकर 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। तो इनको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक कौन कौन से होते हैं। देखो एक तो नहीं होता है, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और फिर हाँ इसमें केवल यही आते हैं। फिर 10 से लेकर 20 तक, तो देखो ये तो आपको नॉर्मली याद होते होंगे ही ना। फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, और फिर 19 आता है। अब देखो बाकी जितने भी नंबर होंगे वो इसी से हम याद रखेंगे। जैसे 20 से लेकर 30 तक, तो 20 से लेकर 30 तक आपको ये ध्यान रखना है कि पहले 3 और 9 ये इसमें आएगा। ठीक है, मतलब 23 और 9 मतलब 29। ठीक है, 3 और 9 याद रखो, मतलब इसका 3 और इसका 9 ये याद रखो, फिर 2 2 लगा दो। ठीक है, फिर वैसे ही 30 से लेकर 40 तक, तो इसमें केवल ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आएगा 1 और 7, 3 और 9 इसमें आ गया, फिर 1 और 7 इसमें आ गया। अब यहाँ पे 3 लगा दो और यहाँ पे 3 लगा दो। 30 से लेकर 40 तक होगी। फिर 40 से लेकर 50 तक, 40 से लेकर 50 तक स्टार्टिंग के ये 3, मतलब 1 3 7, तो 1 3 और 7 यहाँ पे लगाएंगे। फिर 4 4 और 4, मतलब 41 43 और 47। ठीक है, फिर 50 से लेकर 60 तक, 50 से लेकर 60 तक यही चीज़ रिपीट होती जाएगी, मतलब 53 और 59। ठीक है, जो यहाँ पे आ रहा था वही चीज़ 3 और 9, 3 और 9, फिर 5 और 5 लगा दो। फिर 60 और 70, तो 60 और 70 के लिए ये वाले लगा दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 61 और यहाँ पे हो जाएगा 67। ठीक है, फिर 70 से लेकर 80 तक, तो 70 से लेकर 80 तक कौन सा होगा, ये वाला इसमें लगा दो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 71 हो गया, और फिर 73 हो गया, और 79 हो गया। ठीक है, फिर 80 से लेकर 90 तक, तो 80 से लेकर 90 तक वापस यही चीज़ रिपीट होगी, मतलब 80 ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये चीज़ यहाँ तक आ गई, फिर यही चीज़ रिपीट होगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 83 और 89। ठीक है, फिर 90 से लेकर 100 तक केवल एक ही नंबर होगा, जो कि होगा 97। ठीक, तो यहाँ पे केवल ये वाला आपको याद रखना है, बाकी आप देख रहे होंगे पैटर्न वही है, इसी पैटर्न में सारी चीज़ें चलेंगी। तो आप देखेंगे ये वाला जो पैटर्न है 11 13 17 19 ये तो आपको याद होगा ही। उसके बाद 20 से लेकर 30 तक 3 और 9 साथ में आएंगे, फिर 2 2 लगा दो। फिर 30 से लेकर 40 तक 1 और 7 में आएंगे, फिर 3 लगा दो। फिर 40 से लेकर 50 तक ये तीनों स्टार्टिंग के ये 3 नंबर आएंगे, मतलब 1 3 और 7, 1 3 और 7, फिर 4 4 लगा दो। उसके बाद 50 से लेकर 60 तक यही चीज़, मतलब इसको छोड़ के ये चीज़ रिपीट हो जाएगी 3 और 9, तो यहाँ पे भी देखो 3 और 9, फिर 5 लगा देंगे। अगला होगा 60 से लेकर 70 तक 1 7 1 7, फिर 6 लगा देंगे। वैसे ही 40 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर हैं वो 70 और 80 के बीच में, तो 1 3 9 1 3 9, फिर यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 7 यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 7 लगा दिया। ठीक है, फिर 80 से लेकर 90 तक यही चीज़ रिपीट होगी, तो ये और लास्ट में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो ये सारे नंबर हैं। अब इनको गिन के देख सकते हैं टोटल कितने आएंगे, 25 आएंगे। अब इसमें पूछा गया है हमसे कि 80 से लेकर 90 तक के बीच में सभी अभाज्य संख्याएं, तो 80 से लेकर 90 के बीच में कौन सी संख्याएं होती हैं, 83 और 89, तो इनको गुणा कर दो। ठीक है, तो 83 इंटू 89, अब गुणा करके देख लो कितना हो जाएगा, 9 3 27 को 7, मतलब यही होगा, क्योंकि ये तो 6 डिजिट वाला नंबर है ना, तो इतना बड़ा तो नहीं हो सकता है। तो 4 डिजिट वाले नंबर, 2 डिजिट वाले नंबर हैं, तो 4 डिजिट में ही आंसर आएगा। 4 में या 5 में आ सकता है, 6 में तो नहीं आ सकता है, तो ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है गणित की एक कक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि उनके कुल योग 185 हैं तो उच्चतम अंक कितने होंगे। तो उच्चतम अंक मतलब देखो अगर मुझे औसत निकालना है, तो क्योंकि इसमें दिया है कि टोटल कितने हैं, 5 विषम पूर्णांकों में हैं। ठीक है, 5 विषम पूर्णांकों का मतलब क्या है कि जो औसत होगा वो बीच में यहाँ पे होगा, इसके आगे भी 2 नंबर होंगे और इसके पीछे भी 2 नंबर होंगे।
ठीक है, तभी तो वो 5 होंगे ना, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो कुल अंक हमें दिए हैं 185, ठीक है, टोटल कितने हैं 5 हैं, तो बटे में हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कितना आ रहा है, ये 5 3 15 और 5 7 35, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आ रहा है 37 के बराबर, ठीक है। अब ये 37 आ गया। अब इसमें दिया है कि विषम अंक है, ठीक है, तो विषम है तो इसका मतलब 37 के बाद अगला विषम क्या होगा, इसमें +2 करेंगे तो जैसे पहला विषम 1 आता है फिर 3 आता है, मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। एक में +2 करेंगे तभी अगला विषम आएगा, इसमें भी +2 करेंगे तभी अगला विषम आएगा। तो 37 में +2 किया कितना होगा 39। अब इसमें भी +2 करेंगे तो कितना होगा 41। तो इसमें सबसे उच्चतम अंक निकालने हैं तो सबसे उच्चतम अंक हो जाएगा 41 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 41 मतलब ये वाला। अब देखो ये तो इसका लॉजिकल तरीका हो गया, ट्रिक वाला मेथड हो गया। बट अगर आपको इसको जैसे क्वेश्चन में दिया गया है वैसे ही सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसमें दिया है कि 5 लगातार विषम पूर्णांक हैं। अब देखो विषम पूर्णांक हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे मुझे 1 लिखना है, मैंने 1 लिख दिया, या कहीं पे अगर मुझे सम संख्या लिखनी है तो सम संख्या में कैसे लिखूंगा, जैसे 1 है तो 1 तो सम संख्या नहीं है, बट अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सम संख्या होगी। वैसे 3 लिखा गया है तो 3 तो सम संख्या नहीं है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो तब कितना आता है 6, जो कि सम संख्या है। तो आप देखेंगे कि कोई भी सम संख्या हो या विषम, जैसे अगर कहीं पर 4 लिखा है, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो 4 भी सम है, 2 से गुणा करने पर 8 आता है जो कि सम है। तो चाहे वो संख्या सम हो, ये सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, अगर उसको 2 से गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, हमारा जो आंसर आता है वो सम में आता है, ठीक है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर मैं 2 अब इंटू वो संख्या कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए वो संख्या n है, अब n की वैल्यू कुछ भी ले लो, 0 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही एक सम आती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पे सम पूछा गया है तो उसकी वैल्यू 2n के बराबर होगी। अब यहीं पे अगर विषम, क्योंकि यहाँ पे तो विषम पूछा है ना, तो विषम पूछा है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। अब विषम पूछा है तो 2n+1 करेंगे। अब देखो इसकी वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लो हमेशा विषम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो 2 × 0 0 + 1, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है 1, जो कि विषम होता है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 2 × 1 2 एकम 2 + 1 3, ये भी विषम होता है। अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 दूना 8 + 1 9, ये भी विषम होता है। तो अगर सम लेना है तो 2n होगा और विषम लेना है तो 2n+1, ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। तो पहला अंक मान लीजिए, उसमें पहला जो अंक है वो है 2n+1। अब क्योंकि इसमें दिया है कि 5 लगातार मतलब क्रम से आने वाले विषम हैं, विषम पूर्णांक हैं, तो जैसे पहला विषम पूर्णांक 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, ऐसे आते हैं ना, तो इसके अगला क्या आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब कब आ रहा है, जब +2 करते हैं, यहाँ पर भी जब +2 करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अगर सम भी है तो 2 4 6 कब आता है, जब +2 करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लगातार सम हो या लगातार विषम हो। तो अगर लगातार आने वाले नंबर निकालने हैं, सम हो या विषम हो, तो हमेशा ही +2 करते हैं। विषम में भी +2 करते हैं, सम में भी +2 करते हैं। तो पहला नंबर ये हो गया, तो अगला नंबर क्या होगा 2n+1, इसमें भी +2 करेंगे ना, +2 करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो अगला नंबर ये हो जाएगा। अगला नंबर होगा 2n+5, अगला नंबर इसमें भी 2 ऐड करेंगे तो 2n+5 6 7, अगला होगा 2n+7 8 9, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 1 2 3 4 5 हमने निकाल दी। अब इसमें उच्चतम वाला निकालना है, मतलब 2n+9 की वैल्यू हमें चाहिए। तो n की वैल्यू निकालने के लिए इसमें दिया है कि कुल अंक मतलब अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो किसके बराबर आता है 185 के बराबर आता है। अब देखो मुझे 2n+9 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2n ये है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये हो जाएगा 10n प्लस 3 और 1 4, 5 और 4 9, 7 16, 16 और 9 कितना होगा ये 25, ठीक है। अब 10n बराबर ये हो जाएगा 185, इसको इधर लेके आओ, बराबर 185 है ना, तो इसको इधर लेके आओ तो -25 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो n की वैल्यू आ रही 160/10, मतलब n बराबर हो जाएगा 16। अब n की वैल्यू यहाँ पे रख दो,
क्योंकि 2n+9 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 × 16 + 9, तो 16 दूनी 32 और 9 कितना होगा, 9 10 11, मतलब ये हो जाएगा 41 के बराबर। अब देखो यहाँ से भी कितना आ रहा था आंसर, 41 आ रहा था, और यहाँ से भी 41 आ रहा है, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा लंबा मेथड है, इसमें 2-3 स्टेप ज़्यादा करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब देखो जो भी आपके समझ में आ रहा है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का हमें योग निकालना है। देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक तो ये है कि n/2 × 2a + n-1 × d, एक फार्मूला तो ये है, और दूसरा फार्मूला ये है कि n/2 × प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ठीक है, तो प्रथम पद को a कहते हैं, अंतिम पद को l कहते हैं, तो ये हो जाएगा n/2 × a + l। अब आप देख रहे होंगे हमें प्रथम पद भी पता है 75 है, और अंतिम पद भी पता है 97 है, क्योंकि 75 से 97 तक चाहिए। बट मुझे n मतलब जो कुल पद हैं, पद टोटल कितने हैं वो नहीं पता, तो कुल पद के लिए ये फॉर्मूला होता है कौन सा, a + n-1 × d। ठीक है, अब क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं हैं तो पहला होगा 75, फिर होगा 76, फिर होगा 77, ऐसे होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो d की वैल्यू होगी, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे, डिफरेंस आ रहा है 1 का। प्रथम पद 75 है, और बाकी कुल पद या SN की वैल्यू, या इसको L भी कहते हैं, अंतिम पद, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 97। प्रथम पद हो जाएगा 75 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू हमें दी है 1 के बराबर है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर इसको डायरेक्ट करना है तो मैंने बोला था ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो इससे ये माइनस करेंगे, मतलब जो अंतिम पद है उसमें से 75 ये माइनस करना है। ठीक है, और बटे में इनका देखो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, तो बटे में 1 हो जाएगा, और साथ में +1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, 5, 7 में से 5 गया 2, अब 9 में से 7 गया, यहाँ पे भी 2, तो 2 22 + 1 कितना हो जाएगा, 23। तो टोटल पद हो जाएंगे 23, तो n की वैल्यू हो जाएगी 23 बटे में 2 × प्रथम पद 75 प्लस अंतिम पद 97। अब इनको जोड़ के देख लो कितना आ रहा है, 7 और 5 12 को 2, और 9 और 1 10 और 7 17। ठीक है, अब 2 से इसको काट दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी 16, फिर 1 6 दूनी 12, तो 86 आ रहा है, तो 6 × 18। तो देखो स्टार्टिंग में 8 का, सब में 8 आ रहा है, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 86 23, 6 × 18, 8 × 24, 1 25, 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, तो ये होगा 8 5 और 2 7, 7 और 8 9 1, तो 1978 कहाँ पे आ रहा है, 1978 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य का मतलब भी औसत ही होता है। ठीक है, अब देखो n पदों का, क्योंकि औसत होता है कुल योग अपॉन कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है वो क्या होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है n × n+1/2, तो कुल योग हो जाएगा n × n+1/2, और बटे में कुल संख्या। देखो कुल संख्या कितनी होगी, क्योंकि n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो कुल संख्या तो n ही होगी ना, जैसे 12 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो कुल संख्या 12 होगी, वैसे ही n प्राकृतिक संख्याएं हैं तो कुल संख्या n होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा n। अब देखो n से n कैंसिल, तो ये हो जाएगा n+1/2, तो मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है औसत। ठीक, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा ये हमें निकालना है। देखो विषम संख्याओं का जो औसत होता है ना, कि प्रथम 20 या प्रथम 40 या प्रथम n, अगर मैं प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है वो निकालूं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n, मतलब अगर n विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालना है तो n ही होगा। वैसे ही अगर n सम संख्याएं हैं तो इनका औसत निकालना है तो ये होगा n+1, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो 20 हैं प्रथम तो 20 ही होगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है,
देखो इसमें दिया है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे। देखो 5 से विभाज्य क्रमागत पूछा है, तो 5 से विभाज्य पहली क्रमागत अगर 5 है तो अगली होगी 10, अगली होगी 15। मतलब कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, ये आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो टोटल कितने नंबर है, 3 है। तो औसत जो होता है वो होता है कुल योग है 225 बटे में कुल संख्या है, कुल संख्याएँ 3 है। तो इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 21, फिर 5 × 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 75। अब क्योंकि ये वाला जो बीच वाला अंक है वो हमने निकाल दिया। अब क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो अगला नंबर क्या होगा, इसमें 5 ऐड करेंगे तो अगला नंबर होगा 80। हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो टोटल 3 नंबर हैं, तो इससे पहले 80 और इससे पहले कितना हो जाएगा 70। तो ये तीनों नंबर वो हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 80, तो ये आंसर हो गया, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो देखो ऐसे समझ सकते हैं कि पहला नंबर अगर मैंने x ले लिया तो अगला नंबर होगा x + 5, क्योंकि 5 से पूरी बार विभाजित होनी चाहिए। तो अगला होगा x + 10, ठीक है। अब जो बीच वाला अंक है उसको जोड़ेंगे तो 75 आएगा, मतलब बीच वाला अंक ये वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 75। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो 75, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5, तो x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 70। अब x की वैल्यू 70, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो x की वैल्यू रख दो 70 + 10, ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ से भी यही आंसर आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 60 तथा 80 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। देखो 60 से 80 के बीच में बोला है, तो 60 से 70 के बीच में पहले हम निकालेंगे। तो 60 से 70 के बीच में होगा, एक तो 61 होगा, एक होगा कितना, एक के साथ 7 आएगा, एक आएगा 67। फिर 70 के बीच में तो ये हो जाएगा एक मतलब 71 हो गया, फिर 73 हो गया और 79 हो गया। तो 60 और 80 के बीच में ही बोला है, तो यही नंबर आएंगे। अब इनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो ठीक है, इनको जोड़ दो तो 9 और 3 12, 1 13, 14, 14 7 21 को 1। तो देखो स्टार्टिंग में 1 यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा विभाजित होता है। तो मैंने बोला जब भी सम संख्याओं की बात की जाएगी तो उसमें 2 होगा। अब देखो हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो 2n कर दो। तो पहला नंबर होगा 2n, अगला नंबर होगा 2n प्लस, क्योंकि मैंने बोला था उनके बीच में फिर डिफरेंस कितने का होता है, 2 का होता है, तो फिर 2n + 2 हो जाएगा। और अगला नंबर होगा 2n + 4, ठीक है। तो इसमें ये हो गया 3 क्रमागत, तो पहला दूसरा तीसरा ये नंबर हो गए। फिर इसमें दिया है कि हमेशा किससे विभाजित होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। सम संख्याओं का जो योग है तो इनको जोड़ दो, ठीक है। अब देखो ये किससे विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे अगर इनको जोड़ेंगे तो 2 4 और 2 6, तो ये हो जाएगा 6n + 4 और 2 6, तो 6n + 6। अगर मैं 6 यहाँ पे कॉमन लेता हूँ तो n + 1। अब देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि n + 1 की वैल्यू क्या आ रही है। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, मतलब वो संख्या किससे विभाजित होगी। अगर मैं इसको 6 से भाग करता हूँ तो पूरी बार भाग जाएगा, तो वो संख्या हो जाएगी 6 से विभाजित, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी ले लो, ये हमेशा 6 से विभाजित होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि 108 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं इसमें निकालनी है हमें, ठीक है। तो पहले इसके 108 के गुणनखंड कर दो। देखो सबसे पहले तो 2 से भाग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे होगा 4। फिर 2 से भाग जाएगा तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 7, 27 हो गया। फिर 3 से भाग जाएगा तो यहाँ पे 9 3 27, फिर 3 से भाग जाएगा यहाँ पे 3, फिर 3 से यहाँ पे 1। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब देखो यहाँ पे पूछा जाता है कि टोटल कितने गुणनखंड हैं, तो उस कंडीशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 हैं, ये सारे क्या हैं, अभाज्य हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 3 और 2 अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर अब केवल गुणनखंड पूछा होता तो 5 होते, बट इसमें पूछा है कि अभाज्य संख्याएं, केवल अभाज्य संख्याएं इसमें निकालनी है। तो कितनी संख्याएं हैं, केवल 2 संख्याएं हैं। एक तो है 2, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3। तो केवल 2 संख्याएं, एक है 2, एक है 3। तो कितनी संख्याएं हैं, केवल 2 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या नहीं पूछा है इसमें। देखो कौन सी नहीं है, तो 89 तो अभाज्य संख्या है, ये भी है।
97 भी है तो ये वाली नहीं है। इसमें किसका भाग चले जाएगा, अगर मैं इसमें 3 का भाग करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 3 27 मतलब 29 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 4 लगातार विषम संख्याओं का योग इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो सबसे पहले तो इसका औसत निकालेंगे। ठीक है, तो कुल योग मतलब कुल योग है 328 बटे कुल संख्या, कितनी संख्याएं हैं 4 हैं, तो बटे में हो जाएगा 4। अब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32 और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब टोटल इनका जो विषम संख्याओं का जो औसत है वो आ रहा है 82। अब 82 होने का मतलब क्या है, देखो नंबर कितने हैं टोटल 4 हैं, तो 4 होने का मतलब ये है कि देखो बीच में आ रहा है 82, मतलब इससे आगे एक होगा 83, फिर एक होगा 85, फिर यहाँ पे होगा 81 और फिर यहाँ पे होगा 79। ठीक है, ऐसे क्यों होगा, क्योंकि औसत के लिए मैंने बोला ना कि बीच का अंक निकलता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं निकालूं 1 2 3 4, क्योंकि ये भी 4 संख्याएं हैं, ये भी 4 संख्याएं हैं, अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो औसत कितना आएगा, आप देखेंगे कि इनको जोड़ेंगे तो ठीक है, तो 4 और 3 7 8 9 और 1 10। ठीक है, और 10 बटे में टोटल 4 नंबर हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आ रहा है 2.5। अब देखो 2.5 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में ही आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा 2.5। इसका मतलब इससे आगे 2 नंबर हैं, इससे पीछे 2 नंबर हैं, जबकि हमें ये वाला नंबर तो नहीं पता था, तो कैसे पता लगा, औसत निकाल के। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हुई। ठीक है, तो औसत निकाला हमने तो 82 आया। अब क्योंकि विषम की बात कर रहा है तो अगला नंबर तो 83 होगा, क्योंकि 4 की बात कर रहा है तो पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये हो गया, तो 4 हो गया, तो ये इसका औसत हो गया, यानी बीच का अंक हो गया। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 85, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने बोला था कि विषम संख्याओं को कैसे लेते हैं, 2n के रूप में लेते हैं, 2n + 1 के रूप में, तो ये एक विषम संख्या होगी। अगली होगी 2n + 3, ठीक है, क्योंकि दो का अंतर होता है। अगली होगी 2n + 5 और अगली होगी 2n + 7। अब देखो क्योंकि इसमें इनका योग हमें दिया है कि 328 के बराबर है, तो ठीक है इन सबको जोड़ दो। अब इन सबको जोड़ के देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, तो ये हो जाएगा 8n। ठीक है, प्लस 7 और 5 12 3 15 और 1 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। इनका योग किसके बराबर आ रहा है, 328, मतलब इनका योग ये है और इसका योग हमें क्वेश्चन में दिया है 328 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 8n बराबर, इसको इधर लेके आओ तो 16 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, 2 में से 1 माइनस करो 1, यहाँ पे होगा 312, तो n की वैल्यू हो जाएगी 8 3 24, ठीक है, फिर 7 8 9 72, तो n की वैल्यू 39 हो गई। अब क्योंकि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है ना, तो n की वैल्यू रख दो 2 × 39, तो ये कितना होगा, 39 दूनी कितना होता है, 40 दूनी 80, तो 39 दूनी हो जाएगा 78। ठीक है, अब 78 + 7 करेंगे तो आप देखेंगे 7 और 7 14 1 15, तो ये हो जाएगा 85। आप देख रहे हैं यहाँ से भी 85 आ रहा है, यहाँ से भी 85 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है 100 तक की सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का औसत निकालना है। देखो भाज्य और अभाज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। जो मैं नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग वाली जो पहली वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसमें मैं आपको इसको डिस्कस करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब जो हम औसत निकालेंगे उसमें से एक कम करना होगा। तो औसत जो होता है वो कुल योग बटे कुल संख्या होता है। अब कुल योग का मतलब 100 तक के कुल योग कितना होगा, मतलब n संख्याओं का कुल योग होता है n × n + 1/2। अब टोटल 100 तक निकालना है तो ठीक है, 100 × ये हो जाएगा 100 + 1 101 और बटे में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5050 के बराबर। ठीक है, सॉल्व करके देख सकते हैं। अब क्योंकि एक इसमें इंक्लूड है जबकि एक नहीं आना चाहिए तो एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 5049। तो कुल योग आ गया इसके बराबर। और कुल संख्याएं कितनी हैं, देखो 100 तक बोला है ना, तो 100 टोटल हैं जबकि एक नहीं आना चाहिए, तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 99। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 50.5 नहीं सॉरी, ये आ जाएगा 51 के बराबर।
ठीक है, पहले इसको आप एक काम कर सकते हैं, जैसे पहले इसको 11 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 नंबर 99, फिर इसको काटेंगे 11 चौको 44, फिर कितना बचा यहाँ पे 6 बचा, तो 11 पंजे 55 और फिर 5 और 4 9 बचा, तो 11 नंबर 99, फिर 9 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, देखो 51 आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चे क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला -1 नहीं करते हैं, फिर ये वाला टिक लगा देते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभाज्य और भाज्य संख्याओं की बात की जा रही है, तो एक न तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो यहाँ से भी एक माइनस करेंगे और यहाँ से भी, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी के साथ इसका टाइप 3 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, नंबर सिस्टम के जितने भी वीडियो सीरीज़ में बना रहा हूँ वो सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।